अमिताभ बच्चन 1800 ईस्वी में एक स्टेज कलाकार थे। रेखा थी वो उनकी पहली बीवी थी। इतने बड़े बड़े लोग हुए। अब जैसे आज अब्दुल कलाम प्रेसिडेंट हुए इतनी गरीबी से उठकर, तो पिछले जन्म में वो जो थे ही वाज ए टीपू सुल्तान, और हैदर अली जो थे वो सारा भाई थे जो इनके साथ जुड़े। अच्छा, हाँ, हैदर अली जो, हाँ, तो ये, हाँ देखिए ये बातें कहाँ से निकल के आई। आपको एक किताब खोजनी पड़ेगी जो अमेज़ॉन पे अवेलेबल है, बोर्न अगेन। ये किसने लिखी? डॉक्टर वॉल्टर सिमको एमडी, एक मेडिकल डॉक्टर है जो अमेरिका के हॉस्पिटल में काम करते हैं। उन्होंने ये किताब लिखी बोर्न अगेन, और उन्होंने इसके ऊपर काम किया बहुत सालों तक कि कौन कौन बड़ी बड़ी हस्तियाँ कहाँ कहाँ से आ रही है। इवन मतलब कैनेडी से लेकर बड़े बड़े प्रेसिडेंट से लेकर हर एक के बारे में रिसर्च की उन्होंने। तो और उन्होंने ऐसे रिसर्च नहीं की, उन्होंने पूरा लाइब्रेरी में जाकर हिस्टोरियन को पता करके सब कुछ उसका रिसेम्बलेंस किया, तब उन्होंने किताब लिखी। तो उसमें उन्होंने, उस किताब के अंदर उन्होंने बहुत सारी चीज़ें बताई हुई है, जिसमें सबसे पहले तो अब्दुल कलाम के बारे में बताया, फिर बाद में अमिताभ बच्चन के बारे में बताया कि वो एडविन बूथ के नाम से एक 1800 ईस्वी में एक स्टेज कलाकार थे। अच्छा। तो ऑलरेडी वो स्टेज के ऊपर काम करते थे। और जो ये मिशन इम्पॉसिबल के जो हीरो है, उनका नाम मुझे ख्याल नहीं आ रहा है, टॉम क्रूज। तो टॉम क्रूज था वो उसका मालिक था, वो न्यूयॉर्क थिएटर का उस समय। अच्छा। और उसके अंडर में, उनके थिएटर में वो काम करते थे। तो इनके साथ भी इनका लिंक था, टॉम क्रूज भी इनके साथ जुड़ा हुआ था उस समय। अच्छा, और जो रेखा थी वो उनकी पहली बीवी थी, और उसके बाद में उसकी एक बच्चा जनने के बाद उसकी डेथ हो गई। तो उसके बाद में जो सेकंड बीबी आई वो जया भादुड़ी, मैरी मैकविलिन के नाम से उसका नाम था। ऐसे बहुत सारे रेफरेंसेस उन्होंने दिए हुए हैं। और सबसे बड़ी बात क्या है, एक्चुअल में उनके पुराने पिक्चर उन्होंने डाले हुए हैं एग्जैक्टली उसके चेहरे को रिसेम्बलेंस करते हुए। ये मज़ेदार बात है। और इसी तरह अमिताभ बच्चन का आपने देखा होगा इंदिरा गांधी परिवार के साथ एक संपर्क रहा। तो आपको जानकर के हैरानी होगी कि सोनिया गांधी जो थी वो दिखने में तो लगता है कि ये इटली से आई यार, वहाँ तो एक ऑर्डिनरी सी महिला थी, पता नहीं है तो भारत की इतनी बड़ी वो हो गई। नहीं, ऐसा नहीं है। वो सोनिया गांधी भी स्वयं जो है वो एक बहुत बड़ी पोस्ट पे थी। उनका वो आपको जाके किताब देखनी पड़ेगी। और राहुल गांधी इनके पिता थे उस समय। अच्छा। मतलब वो भी एक बहुत बड़े मतलब बाहर अमेरिका में किसी पोस्ट के ऊपर थे। और सोनिया गांधी के जो हस्बैंड थे, सॉरी उस समय जो हस्बैंड थे, लूसी हेल नाम था इनका। सोनिया गांधी का नाम था लूसी हेल। और इसके जो हस्बैंड थे उसने अब्राहम लिंकन की हत्या की थी। ओह। हाँ, और उस केस को रिजॉल्व करने के लिए इंदिरा गांधी उस समय, वो भी एक मेल कैरेक्टर में थी, उन्होंने उसको पकड़ने के लिए जो है काम किया। मतलब उसके जो बोलते हैं सीआईडी, जो सीबीआई टाइप जो भी होती है। तो आप समझ सकते हैं कि ये सब लेना आपस में सब लिंक है एक दूसरे का। ये फिर मैं थोड़ा सा डाउट वाला एक सवाल उठाता हूँ कि अमिताभ बच्चन ने तो कभी अपना उस तरह से पास्ट लाइफ दिखवाया नहीं है कुछ। हाँ। तो वो बुक में अगर उन्होंने लिखा है, हाँ, तो किस आधार पे लिखा? और देखिए क्या होता है, मैं एग्जांपल, इसमें क्या होता है कि उन्होंने इसके आधार ऐसे बनाए कि अमेरिका में एक बहुत बड़ा एक काम चलता है जिसको साइकिक और मीडियम्स कहते हैं, मीडियमशिप कहते हैं। अच्छा। तो उनकी जो चेतना है ना, वो जाकर एक ट्रांस स्टेट में जाकर वो किसी की दूसरों की भी लाइफ दे सकती है। जैसे हमारे यहाँ पे क्या होता है कि अगर मुझे कोई, आप जैसे आप पास्ट लाइफ में नहीं जा पा रहे हैं। अच्छा। तो फिर हम क्या करते हैं, हम किसी दूसरे को लेके जाते हैं और आपकी लाइफ दिखाते हैं पूरी। अच्छा, क्योंकि मतलब जब देखिए मैंने आपको क्या बताया कि आप जब सैटेलाइट की तरह ऊपर आ जाते हैं ना, तो आप चाहे मोदी जी की लाइफ में जाओ, कि शाहरुख खान की लाइफ में जाओ, कि अमिताभ बच्चन की लाइफ में जाओ, आपको बिल्कुल जैसे सैटेलाइट से आपके सबके घर दिखाई देते हैं ना, या आगे पीछे घर के पीछे क्या है, उसी तरह हर एक की लाइफ आप देख सकते हैं वहाँ पे। एवरीथिंग यू कैन सी वेरी क्लियरली। तो इसके कारण जो, तो इस तरह की चीज़ों से उन्होंने मीडियम्स बनाकर उन्होंने इस तरह की खोजबीन की। और उसको जब उन्होंने उसको रिकॉर्ड किया तो उसके आधार पर जाकर फिर उन्होंने मतलब लाइब्रेरी, हिस्ट्री और जो भी चीज़ें थी उनका खोजबीन करके उनके फोटोग्राफ ढूंढे, उनका एड्रेस खोजा, सब कुछ, मतलब वो सारा डॉक्यूमेंटेशन करके उन्होंने वो किताब में दिया हुआ है। नाम है बोर्न अगेन। आप जाके गूगल पे सर्च करेंगे तो मिल जाएगी आपको आराम से। हिंदी में भी, हाँ, बोर्न अगेन यानी कि फिर से पैदा होना, इस तरह से। तो ये हिंदी में भी है
पुनर्जन्म के नाम से, पुनर्जन्म हिंदी में नाम है पुनर्जन्म और इंग्लिश में नाम है बोर्न अगेन। तो इन किताबों का आप अध्ययन करें, यू डोंट हैव टू बिलीव मी इवन, क्योंकि मैंने तो कोई रिसर्च नहीं की, पर मैं रिसर्च हो गई है तो मैं उसकी जानकारी जोड़ दे रहा हूँ। इसी तरह शाहरुख खान का भी उसके अंदर है। रिसर्च की क्या मतलब, मुझे लग रहा है कि आप जब खुद ही दिखा रहे हैं लोगों को तो पास्ट लाइफ और वो, तो कोई बहुत सवाल रह भी नहीं जाता। नहीं तो मेरे पास तो सवाल ही नहीं। देखिए मैंने ये अनुभव किया कि जब एक बार आप पूर्व जन्म में चले जाते हैं ना और भविष्य अपना देख लेते हैं ना, तो आपके सारे क्वेश्चन समाप्त, सारे जजमेंट खत्म, सारे ब्लेमिंग गेम खत्म, सारे कंप्लेंट खत्म। क्यों? जब आपको पता चला कि नीम से नीम निकल रहा है, आम से आम निकल रहा है, तो फिर आप क्वेश्चन क्यों करोगे? अच्छा, एक सवाल और भी है सर कि जो आप भविष्य दिखा रहे हैं, जन्म दिखा रहे हैं, भविष्य का मतलब अगला जन्म, और या तो वो सेम वैसे ही होगा या कुछ बदलाव उसमें हो सकता है? देखिए क्या होता है कि दो प्रकार की लिविंग है। एक है अनकॉन्शियस लिविंग, कि आप पैदा होते हो, आप अनकॉन्शियसली जी रहे होते हो और एक्शन कुछ ना कुछ एक्शन कर रहे होते हो, ठीक है। तो आप जितने जन्म आज तक जीते हुए चले आए हैं, तो वो एक प्रकार की ईंटें हैं ना आपकी, जो आपने बिल्डिंग बनाई है अपनी, तो उसकी एक शेडो जो है ना, और उसका बोलते हैं ना, उस कॉज का इफेक्ट ऑलरेडी डेवलप हो चुका होता है फ्यूचर के रूप में। और सिर्फ 100 साल नहीं, 200-300 साल तक भी, मतलब इट इज़ ऑलरेडी डिसाइडेड एंड डिजाइंड, अब समझे ना। लेकिन अगर आप कॉन्शियस हो गए, आप जाग गए और आपने वर्तमान में अपना एक्शन चेंज कर दिया, तो भविष्य हमेशा चेंजेबल होता है। आज वो इसलिए आकार ले चुका है क्योंकि आपने उसमें परिवर्तन करने के लिए कोई विल पावर से कोई चेंज आपने सोचा नहीं कभी। लेकिन अगर आज आप सोच लें कि यार मैं अगले जन्म में तो व्यापारी बन रहा हूँ, पर मुझे तो नहीं बनना व्यापारी, मैं तो साधु बन जाना चाहता हूँ, आपने अभी अभी जिद की और कहा कि मैं तो बस जाता हूँ संन्यास लेने यार, तो आप चले गए संन्यास लेने, किसी आश्रम जाके रहने लग गए और आपका इंटरेस्ट खत्म हो गया सब संसार के प्रति। तो अब आपका जो बना बनाया जो भविष्य है ना, वो धीरे धीरे धूमिल होकर फिर दूसरा शेप लेने लगेगा। अब क्यों? आपका प्रेजेंट एक्शन जैसे ही चेंज हुआ, आपका आगे का एक्शन भी अब धीरे धीरे वापस दोबारा आकार ग्रहण करने लगेगा। तो इसलिए भविष्य इसलिए डेफिनेट है क्योंकि यू आर नॉट कॉन्शियस, यू आर नॉट चेंजिंग एनीथिंग। अच्छा। और अगर आप कॉन्शियस हो गए तो आपने उस भविष्य को चेंज कर दिया। अब देखिए, यही सिद्धांत को मैंने अपने जीवन में इस्तेमाल किया। देखिए, एक समय में मैं बीमार पड़ा, मेरी किडनी खराब हुई, मतलब बहुत प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी। तो मैंने डिसाइड किया कि यार ये तो मेरे अनकॉन्शियस लाइफस्टाइल से मैंने अपने आप को बीमार किया, अब मैं आज के बाद बीमार नहीं पड़ूंगा। ये डिसीजन मैंने लिया। आज 50 साल हो गए, मेरे लिए डिजीज़ इम्पॉसिबल वर्ड है, इम्पॉसिबल। मेरी मर्जी के बिना खुजली भी नहीं होती, मैं यूँ कहता हूँ। क्यों? बॉडी कहती कॉज दो तो खुजली करूंगी, वरना मैं नहीं करूंगी। बॉडी कहती छींक लानी चाहिए तो मिर्ची फैलाओ तो मैं छींकूंगी, वरना मेरे को छींकने का शौक नहीं है। तो मैं ये नियम जान गया ना, तो मैं उस नियम के साथ कॉन्शियसली जुड़ गया, तो आज भविष्य मेरी मर्जी वाला बन रहा है ना। अच्छा, एक ज़माना था पैसों को लेकर मैं बहुत गरीब आदमी था, मतलब इतना पुक्कड़ समझो कि एक स्कूटर भी खरीदने की ताकत नहीं समझो मेरी। अच्छा। तो ये 45 एज तक बता रहा हूँ मैं। और आज क्योंकि वो मेरा माइंडसेट था, वो मैं उसको कहता हूँ गरीबी का माइंडसेट। वो मेरा माइंडसेट गरीबी का था क्या, और उसको मैं आध्यात्मिक हैजार्ड भी कहता हूँ, स्पिरिचुअल हैजार्ड। क्यों? क्या करना इतना पैसा कमा के, सब तो यही छोड़ जाना है। सिकंदर क्या लेके गया था, पैसों के पीछे क्यों भागना, पैसा दुख की जड़ है। आप समझे ना, संतोषम परमम धर्म, ये सब जो डायलॉग होते हैं ना, तो ये लोग समझते हैं कि शर्मा जी कितने ऊंचे विचार रखते हैं। ऊंचे विचार नहीं रखते, घटिया विचार रखते हैं। क्यों? इससे संपन्नता जीवन में कभी आई नहीं, क्योंकि मैं रेस्ट्रिक्शन में रह गया। फिर बाद में मैंने अपना माइंडसेट बदला कि आई मस्ट बिकम रिच एंड रिचनेस इज एवरीबॉडीज बर्थ राइट। हर आदमी में अमीर बनने की पूरी क्षमता होती है, पर आदमी अपने माइंडसेट से अपनी अमीरी को रोक लेता है। मैं कहता हूं गरीब बने रहने के आप नियम अपना लेते हैं, मैं यूं कहता हूं। तो मैंने उन नियमों से इसलिए अपना लेते हैं क्योंकि आप बन नहीं पा रहे हैं। नहीं, क्योंकि आपकी मान्यताएं बन जाती है ना भाई। आज एक आदमी, एक स्टूडेंट एक अच्छी पढ़ाई क्यों करेगा? वो इसलिए पढ़ाई करेगा, अच्छी नौकरी करनी है। अच्छी पढ़ाई करने का मतलब क्या है? व्यापार करने का मूड है क्या उसका? एक अच्छी जॉब भी करने का मूड है ना। तो शुरुआत से वो माइंडसेट लेके क्या जा रहा है? नौकरी करूंगा।
लेकिन एक बनिया का बच्चा तो ऐसा नहीं सोचता ना, वो तो बचपन से सोचता है ट्रेडिंग करेंगे जी। तो भाई उसको किसने सिखाया? क्योंकि उसका माइंडसेट बना ना बचपन से। तो कहने का मतलब क्या है कि इट इज़ ऑल योर माइंडसेट। तो ये माइंडसेट मैंने चेंज किया कि आई मस्ट क्रिएट मनी। तो मनी कैसे क्रिएट होगा? या तो मैं बिजनेस करूं, और बिजनेस में तो मैं था नहीं, बिजनेस का वो इन्वेस्टमेंट पैसा भी था नहीं, तो मैंने कहा फिर दूसरा पैसा कैसे आएगा? तो अपने किसी ऐसे क्षेत्र में अपनी स्किल डेवलपमेंट करो जिससे लोग आपको दिल खोल के पैसा देना चाहें, यानी कि यू क्रिएट सम टैलेंट और स्किल इन विद इन योरसेल्फ। तो मैंने फिर अपनी फील्ड में वो काम करना शुरू किया, वो नॉलेज गेन करना शुरू किया, जिसके अंदर मास्टर बनाने की कोशिश की। और फिर जैसे बोलता ना कि जितनी मैंने अपनी एक्सपर्टाइज पैदा की, अपने आप पैसा आता चला गया। और आज कितना करोड़पति बनो उसकी डिसीजन मैं ले रहा हूँ, ध्यान रखना। अच्छा। क्योंकि मैंने ये बात समझ ली कि ये जो ब्रह्मांड है ना, समृद्धि का सागर है। बर्तन का साइज आप डिसाइड करते हो। आप चम्मच लेके जाओगे तो चम्मच जितना मिलेगा, कटोरी लेके जाओगे तो कटोरी जितना, बकेट लेके जाओगे तो बकेट जितना।